अम, एक पल के लिए सोचकर देखिए कि शतरंज का एक बहुत ही हाई स्टेक गेम चल रहा है हम्म। और अचानक से एक खिलाड़ी टाइमर को पॉज कर देता है। अच्छा। लेकिन दिक्कत यह है कि बोर्ड पर मोहरें अभी भी एक दूसरे पर हमला करने की पोजीशन में है। मतलब टाइमर रुक गया है, पर खतरा बिल्कुल नहीं टला है। बिल्कुल, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ, और आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। हम बात कर रहे हैं मध्य पूर्व के सबसे तनावपूर्ण हिस्से की, हुर्मुज़ स्ट्रेट की। जो कि ग्लोबल इकोनॉमी का एक तरह से नर्व सेंटर है। एग्जैक्टली और वहां जो प्रोजेक्ट फ्रीडम चल रहा था अमेरिकी जहाजों की सुरक्षा के लिए, उस पर अचानक से रोक लगा दी गई है। हमारे पास व्हाइट हाउस के बयान हैं, मिलिट्री रिपोर्ट्स हैं और ईरानी मीडिया के सोर्सेज हैं। और हमारा मिशन आज बस इतना है कि इन सबको डिकोड किया जाए बिना किसी पक्ष को लिए। बिल्कुल, क्योंकि कागजों पर तो शांति की बात हो रही है, लेकिन पानी में मतलब सचमुच आग लगी हुई है। सही कहा। तो चलिए इस शतरंज के खेल को समझते हैं। सबसे बड़ी खबर तो मंगलवार शाम को आई ना, जब ट्रंप ने अचानक कह दिया कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोका जा रहा है। एक पॉज बटन दबा दिया गया। हाँ, अब ये प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा पेट्रोलिंग मिशन तो था नहीं। इसका काम था वहां फंसे हुए व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालना। और मुझे ये ऐसा लगा जैसे मान लीजिए किसी हाईवे पर भारी जाम लगा हो और ट्रैफिक पुलिस अचानक से सब कुछ छोड़कर चाय पीने चली जाए। मतलब ये काम तो अभी शुरू ही हुआ था ना। देखिए, ये जो अचानक से ठहराव आया है ना, ये यूं ही हवा में नहीं हुआ है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ईरान के साथ आपसी सहमति बनी है और एक बड़ी प्रगति हुई है। लेकिन रातों रात सहमति कैसे बन गई? दोनों देशों के बीच तो बातचीत ही बंद थी। वही बात है, सीधे तौर पर तो ये मुमकिन नहीं था। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि इस पूरी कहानी के पीछे पाकिस्तान की बहुत बड़ी भूमिका है। अच्छा, पाकिस्तान? मतलब एकदम से वो इस तस्वीर में कैसे आ गए? इसे जियोपॉलिटिक्स में बैक चैनल डिप्लोमेसी कहते हैं। जब दो देशों के बीच इतनी तनातनी हो कि वो एक मेज पर बैठ ही न सकें, तो उन्हें एक ऐसे मध्यस्थ की जरूरत होती है जिस पर दोनों थोड़ा बहुत भरोसा कर सकें। एक इंटरमीडियरी। बिल्कुल। अब पाकिस्तान का ईरान के साथ बॉर्डर भी लगता है, ऐतिहासिक रिश्ते भी हैं, और दूसरी तरफ वो अमेरिका का एक पुराना सैन्य सहयोगी भी रहा है। अच्छा, तो मतलब वो एक परफेक्ट डाकिया बन गए इस संदेश के लिए। हाँ, जब कोई बहुत ही नाजुक डील करनी हो जिसे आप पब्लिकली अनाउंस नहीं कर सकते, तो ये बैक चैनल्स बहुत तेज काम करते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अगर ये इतनी ही बढ़िया कूटनीतिक जीत है, तो फिर पिछले 24 घंटों में जो बयान आए हैं वो इतने कॉन्ट्रडिक्टरी क्यों हैं? आप मार्को रूबियो के बयान की बात कर रही हैं ना? हाँ बिल्कुल, मतलब एक दिन पहले विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा सचिव हेगसेथ, ये सब एकदम आक्रामक मोड में थे। वो कह रहे थे कि जो शुरुआती अभियान था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, उसने अपने लक्ष्य पूरे कर लिए हैं और वो नेविगेशन की आज़ादी सुनिश्चित करेंगे। और फिर अचानक से रूबियो कहते हैं कि हम शांति का रास्ता पसंद करेंगे। मतलब इतना बड़ा यू टर्न। देखिए, इसे समझने के लिए आपको सैन्य शक्ति से ज्यादा अर्थशास्त्र को समझना होगा। अच्छा, इकोनॉमी का एंगल। हाँ, प्रोजेक्ट फ्रीडम का प्लान था कि अमेरिकी युद्धपोत इन कार्गो जहाजों को एस्कॉर्ट करेंगे, उन्हें अपने घेरे में लेकर चलेंगे। पर ग्लोबल शिपिंग ऐसे काम नहीं करती। तो कैसे करती है? जब किसी समुद्री इलाके में इतने सारे युद्धपोत आ जाते हैं, तो जो लंदन के लॉयड्स मार्केट जैसी बड़ी बीमा कंपनियां हैं ना, हाँ, इंश्योरेंस वाली, वो उस पूरे इलाके को वॉर रिस्क जोन घोषित कर देती हैं। और इससे होता यह है कि एक आम जहाज का जो प्रीमियम कुछ $1000 होता है, वो रातों रात लाखों डॉलर में पहुंच जाता है। अरे बाप रे। बिल्कुल, शिपिंग कंपनियों के लिए वो रास्ता आर्थिक रूप से असंभव हो जाता है, चाहे अमेरिका अपनी पूरी नौसेना ही क्यों न लगा दे। अगर किसी जहाज पर एक खरोच भी आई ना, तो इतना बड़ा क्लेम आएगा कि पूरी सप्लाई चेन हिल जाएगी। तो मतलब अमेरिका के लिए ये एस्कॉर्ट मिशन बहुत महंगा पड़ रहा था। और सिर्फ सैन्य रूप से महंगा नहीं था, बल्कि मार्केट्स को शांत करने में भी वो फेल हो रहा था। तो इस ऑपरेशन को पॉज करना एक तरह से ईरान को मेज पर लाने और मार्केट्स को ये सिग्नल देने की चाल है कि देखो, हालात नॉर्मल हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन अगर हम इस चाल को ईरान के नजरिए से देखें तो कहानी एकदम पलट जाती है। वो कैसे? मैंने ईरानी स्टेट मीडिया की रिपोर्ट्स पढ़ी। वो लोग इस पॉज को अपनी बहुत बड़ी जीत बता रहे हैं। वो इसे ट्रंप का पीछे हटना कह रहे होंगे। एग्जैक्टली। वो कह रहे हैं कि जलमार्ग खोलने में अमेरिका पूरी तरह फेल हो गया और अब ट्रंप रिट्रीट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकी प्रशासन ने खुद कहा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम भले ही रुक गया हो, जो ईरान के बंदरगाहों की आर्थिक नाकाबंदी है, ब्लॉकेड, वो अभी भी जारी है। बिल्कुल।
तो अगर नाकाबंदी जारी है, ईरान की इकोनॉमी पर इतना भारी दबाव है, तो वो इसे अमेरिका का पीछे हटना कैसे कह सकते हैं? ये तो मतलब कोई सेंस ही नहीं बनाता। देखिए, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक बहुत ही क्लासिक पैंतरा है। इसे डोमेस्टिक ऑडियंस मैनेजमेंट कहते हैं। अपनी जनता को खुश करना। हाँ, हर सरकार को अपनी जनता के सामने मजबूत दिखना होता है। हाँ। ईरान के लिए अमेरिका जैसे सुपर पावर को अपना सैन्य अभियान रोकने पर मजबूर करना, चाहे वो इंश्योरेंस की वजह से ही क्यों ना रुका हो, ये उनके घरेलू नैरेटिव के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। तो वो इसे ऐसे स्पिन कर रहे हैं कि हमारे डर से अमेरिका भाग गया। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अमेरिका क्या कर रहा है, वो कैरेट एंड स्टिक यानी गाजर और छड़ी वाली नीति अपना रहा है। मतलब प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकना गाजर हो गई। हाँ, ये ईरान को एक प्रोत्साहन है कि हम स्थिति नॉर्मल करना चाहते हैं, लेकिन जो ब्लॉकेड है वो छड़ी है। आर्थिक नाकाबंदी एक ऐसा हथियार है जो बिना गोली चलाए दुश्मन की कमर तोड़ देता है। अमेरिका ईरान का तेल निर्यात रोककर उन पर दबाव बनाए हुए है। तो मतलब दोनों ही देश अपने अपने न्यूज चैनल्स पर अपनी अपनी जीत का झंडा गाड़ रहे हैं। सही कहा। लेकिन जो बेचारी शिपिंग कंपनियां सचमुच उस पानी से गुजर रही हैं, उनका क्या? क्या वो इस खोखली शांति पर भरोसा कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब मैं हमारे सोर्सेज में मिलिट्री और मैरीटाइम एजेंसियों की रिपोर्ट देख रही थी, तो मुझे तो हालात बिल्कुल शांत नहीं लगे। और यहीं पर कूटनीति के कागज और जमीनी हकीकत आपस में टकराते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे पास जो यूकेएमटीओ यानी यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस की रिपोर्ट है, वो मंगलवार देर रात की है, मतलब ट्रंप की घोषणा के बाद की। एग्जैक्टली। और वो रिपोर्ट कहती है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में एक कमर्शियल कार्गो जहाज पर किसी अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ है। अननोन प्रोजेक्टाइल। हाँ, तो ये तो ऐसा हो गया जैसे आप अपने घर के लिए फायर इंश्योरेंस खरीद रहे हैं और आपके लिविंग रूम में पहले से आग लगी हुई है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है ये। और इसी बीच मोहम्मद गालिबफ का बयान भी देखिए, जो ईरान के टॉप नेगोशिएटर हैं। हाँ, और संसदीय अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने सीधे तौर पर एक धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए हालात असहनीय हो गए हैं और उनकी लाइन थी, हम तो बस अभी शुरुआत कर रहे हैं। अरे मतलब ये तो सीधे तौर पर शांति समझौते की धज्जियां उड़ाना हो गया। बिल्कुल। गालिबफ कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। जब ऐसा इंसान कहे कि हम तो बस शुरुआत कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो बैक चैनल से बात हुई है ना, वो बहुत ही कमजोर है। ईरान ये संदेश दे रहा है कि जब तक हमारी शर्तों पर नाकाबंदी नहीं हटती, तब तक वहां किसी भी जहाज की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। और ये खतरा सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट तक सीमित नहीं है ना, ये बहुत तेजी से फैल रहा है। आप यूएई वाले हमलों की बात कर रही हैं? हाँ, सोर्सेज बता रहे हैं कि यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम लगातार दूसरे दिन मिसाइलों और ड्रोन्स को नष्ट कर रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि सोमवार को फुजेरा के एक तेल बंदरगाह पर हमला हुआ। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। और यूएई ने इसे खतरनाक वृद्धि या डेंजरस एस्केलेशन कहा है। देखिए, फुजैरा कोई आम बंदरगाह नहीं है। इसकी जो लोकेशन है ना, वो इस पूरे संकट को समझने की चाबी है। फुजैरा हॉर्मुज स्ट्रेट के अंदर नहीं है, वो स्ट्रेट के बाहर ओमान की खाड़ी में है। अच्छा, तो मतलब वो उस चोक पॉइंट से बाहर है। एग्जैक्टली। यूएई ने अबू धाबी से लेकर फुजैरा तक एक बहुत बड़ी तेल पाइपलाइन बिछाई इसीलिए थी ताकि हॉर्मुज स्ट्रेट को बाईपास किया जा सके। ताकि अगर ईरान स्ट्रेट बंद भी कर दे तो भी उनका तेल दुनिया तक पहुंचता रहे। बिल्कुल। अब अगर फुजैरा के बंदरगाह पर ही मिसाइलें गिरने लगें, तो इस बाईपास रणनीति का फायदा ही क्या रहा? मतलब ये ईरान का सीधा मैसेज है कि आप हमसे बचकर नहीं निकल सकते। हाँ, आप अपना रास्ता कहीं भी शिफ्ट कर लें, हमारी पहुंच वहां तक है। लेकिन ईरान तो इन हमलों की जिम्मेदारी ले ही नहीं रहा है। हमारे पास उनका एक बयान है जिसमें उनके सैन्य प्रवक्ता ने यूएई पर किसी भी हमले से साफ इनकार किया है। वो कह रहे हैं कि अगर हमने ऐसा किया होता तो हम डंके की चोट पर इसकी घोषणा करते। मुझे तो ये बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे कोई अंडरवर्ल्ड डॉन अपने गुर्गों से कहता है कि उस व्यापारी की दुकान का ख्याल रखना, और अगले दिन वहां आग लग जाती है। हाँ, सही बात है। डॉन ने तो आग लगाने को कहा नहीं, तो पुलिस उसे पकड़ नहीं सकती, पर पूरे शहर को पता है कि ये किसने किया है। ईरान यही कर रहा है ना? बिल्कुल। और इसे जियोपॉलिटिक्स की भाषा में प्लॉजिबल डिनायबिलिटी कहते हैं। प्लॉजिबल डिनायबिलिटी, अयुक्तिसंगत खंडन। मध्य पूर्व में ये ईरान की सबसे फेवरेट रणनीति है। आप एक अज्ञात ड्रोन या मिसाइल दागो जो किसी ऐसे विद्रोही गुट की तरफ से आए जिसे सीधे तौर पर आपकी सेना से ना जोड़ा जा सके। इससे होता यह है कि दुश्मन को भारी नुकसान तो पहुंचता है, लेकिन आप पर आधिकारिक तौर पर युद्ध की घोषणा का आरोप नहीं लग सकता। क्योंकि अगर वो जिम्मेदारी ले लेंगे तो अमेरिका को सीधे उन पर हमला करने का बहाना मिल जाएगा। एग्जैक्टली। ये जो फॉग ऑफ वॉर या युद्ध का धुंधलका है ना, ये ईरान को एक अजीब सी ताकत देता है।
वो बातचीत की मेज पर तो शांति का ढोंग कर सकते हैं, पाकिस्तान के सामने अच्छे बन सकते हैं। और उसी समय समुद्र में अज्ञात हथियारों से हमला करके इंश्योरेंस प्रीमियम इतना बढ़ा सकते हैं कि अमेरिका की नाकाबंदी का दर्द पूरी दुनिया को महसूस हो। बिल्कुल, ये बहुत ही नपी-तुली लेकिन खतरनाक रणनीति है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमारे सामने दो बिल्कुल अलग दुनिया नजर आती हैं। हाँ, एक कूटनीति की दुनिया है जहां पाकिस्तान संदेश लेकर जा रहा है, प्रोजेक्ट फ्रीडम पर एक नाजुक सा पॉज लगा है, और अमेरिका और ईरान दोनों टीवी पर अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। और दूसरी दुनिया उस समुद्र की है। हाँ, जहां कमर्शियल जहाजों को हर पल उस अज्ञात प्रोजेक्टाइल का डर सता रहा है। यूकेएमटीओ वार्निंग दे रहा है और फुजेरा जैसे सुरक्षित बंदरगाहों पर भी हमले हो रहे हैं। मतलब साफ है कि जब तक जमीनी विवाद नहीं सुलझता, ये कागजी समझौते बस एक बैंडेड की तरह है। बिल्कुल सही बात है। ये कूटनीति और प्रॉक्सी वॉर का जो कॉकटेल है ना, ये ग्लोबल ट्रेड के लिए एक बहुत बुरा सपना है। और इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, जो सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात हो सकती है। बताइए, क्या सवाल है? हमने देखा कि कैसे हॉर्मुज स्ट्रेट और फुजेरा पर खतरे की वजह से शिपिंग और बीमा कंपनियां बुरी तरह फंसी हुई हैं। तो जरा सोचिए, अगर ये अनिश्चितता कोई 1-2 हफ्ते की बात न होकर सालों तक खिंच जाए तो? अगर दुनिया की बड़ी बीमा कंपनियां ये तय कर ले कि कूटनीति या प्रोजेक्ट फ्रीडम के बावजूद इस इलाके से गुजरने का रिस्क उठाना अब मुमकिन ही नहीं है, तो क्या होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में ग्लोबल सप्लाई चेन खुद को इस तरह से बदल ले कि इन पारंपरिक चोक पॉइंट्स की जरूरत ही हमेशा के लिए खत्म हो जाए? ये बहुत ही गहरा सवाल है। अगर लगातार खतरे की वजह से दुनिया को नए रास्ते खोजने पड़े, जैसे कोई नई जमीनी पाइपलाइन या आर्कटिक रूट, तो ये जो भूगोल पर हमारी पुरानी निर्भरता है ना, वही खत्म होने लगेगी। और अगर भूगोल का महत्व ही कम हो गया, तो इन जलमार्गों पर कब्जे के लिए जो ये सब प्रॉक्सी वॉर चल रहे हैं, उनका तो वजूद ही मिट जाएगा। खैर, जब तक हम उस भविष्य तक नहीं पहुंचते, तब तक हॉर्मुज के पानी में कूटनीति और मिसाइलें ऐसे ही साथ साथ तैरती रहेंगी। तो इस जटिल विषय को हमारे साथ समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे भी ऐसे ही मुद्दों को डिकोड करते रहेंगे।